हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंचाई और नहरों का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज जो आपका भूगोल की बुक आती है 2024 की भी नई ही, उसी की सीरीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिंचाई और नहरों वाले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं, इसके बाद इसमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हैं विभिन्न सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान देना, भारत की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र की पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम हो या मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र जो है उच्च तापीय मंडल में समाहित है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उच्च तापमान से अधिक वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन होता है, अतः जो आपकी बोई हुई फसलें हैं इनमें मृदा में नमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत में देख सकते हैं आप सिंचाई जो है प्रमुख साधन क्या है, ये देखिए आप नलकूप है। ठीक, जिसमें देखिए शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 48.51% योगदान है, यानी नलकूप से। नलकूप और कुओं को जोड़ दिया जाए तो ये परसेंटेज आपका, यानी आप देख सकते हैं लगभग 64% पहुँच जाता है। नहरों द्वारा सिंचाई कितनी होती है, तो 22.96%, यानी लगभग 23% देख सकते हैं आप। और टैक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.33% है। शेष जो आपकी 10.77% है, ये अन्य साधन में सिंचाई की जाती है। देखिए, सिंचाई क्षेत्र दृष्टि से आप देखेंगे, सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचाई क्षेत्र से तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है इस पर, इसके बाद मध्य प्रदेश और फिर आपका राजस्थान का आता है। भारत सिंचाई परियोजना को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, आपको जानकारी होगी ही। जैसे लघु सिंचाई परियोजना हो गई, मध्य सिंचाई परियोजना हो गई, और आपकी एक मध्य के बाद आपकी क्या होती है, ये आप यहाँ पे तीसरे नंबर की यदि आप देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ नहीं, लेकिन आपका यहाँ से आपको समझ लेना है, लघु, मध्यम और आपकी हाई प्रकार की होती है। ठीक है, उच्च सिंचाई परियोजना होती है। ठीक है, ये आप देखते हैं यहीं पर लिखा हो, वृहद सिंचाई परियोजना या उच्च सिंचाई योजना भी इसे कहते हैं हम। ठीक, लघु सिंचाई परियोजना, ये आपको ध्यान देना है, इनका डिफिनीशन आपको याद रखनी है। लघु सिंचाई परियोजना जो है, इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले एरिया की ही सिंचाई होती है। 2000 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। इसमें हम कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई का लगभग 62% की आपूर्ति जो है हम लघु सिंचाई परियोजना से ही करते हैं। ठीक है, यानी भारत में सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना से ही होती है। मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें तो 2000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र में होती है सिंचाई। ठीक, और वृहद सिंचाई परियोजना की बात करें तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक वाले क्षेत्रों में इस सिंचाई को किया जाता है। ठीक है, ये देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता को पूरी करती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक आपकी क्या गंगा नहर है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये 1927 में पूर्ण होती है। यह है कहाँ, तो बीकानेर में है, और महाराज श्री गंगा सिंह ने इसे बनवाया था। ठीक, यह नहर कहाँ है, तो सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली जाती है। और पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजावाला, वर्तमान में जो यमुनानगर जिला है हरियाणा का, के निकट से निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा, एक सेकेंड, इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जनपद जो है, इनमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। पुनरुद्धार के बाद यह नहर प्रथम बार 1830 में चलाई गई थी। इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है और अक्टूबर तक इसमें जलापूर्ति लगभग शून्य हो जाती है। इस समस्या का समाधान हेतु आपके ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर आपका हथनी कुंड बैराज, जो कि आपके हरियाणा में, इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, हथनी कुंड बैराज का ऊपरी गंगा नहर आपकी 1854 में चालू की गई थी। इस परियोजना के जनक किसे कहते हो, तो पीटी काटले को कहते हैं। ठीक है, इस नहर से प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया था। यह नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई कितनी, 298 किलोमीटर है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और नहर प्रणाली की कुल लंबाई कितनी, 6496 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली के द्वारा देखिए हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा,
मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश का जो आपका शारदा या घाघरा दोआब है, इसमें स्थित आपके पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या हो गई, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आप देख सकते हो उधम सिंह नगर की खटीमा में शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कर इसके दाहिने तट में शारदा नहर निकाली गई है। ठीक, इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 44.3 किलोमीटर। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, निचली गंगा नहर के बारे में आपको ध्यान देना। इसका उद्गम देखिए नरौरा बुलंदशहर से निचली गंगा नहर का, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसकी लंबाई 98.8 किलोमीटर है। ठीक, इसके बाद जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये आपको ध्यान देना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करो तो इसका शिलान्यास देखिए मार्च 1958 में किया गया था। उस समय के गृह मंत्री थे आपके गोविंद वल्लभ पंत जी थे। और इसका उद्गम पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम के आगे हरके के निकट हरके बांध में होता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले जो हैं मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। इसको देखिए गंडक परियोजना की बात करें तो गंडक परियोजना के अंतर्गत आपके गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। जैसे आपका फरक्का बैराज जो है, इसका परिचालन 1975 में हुगली नदी के सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया था। यही इसकी जलवहन क्षमता होगी। केरल के देखिए पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नमा पुझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है। चीज़ आपको ध्यान देना, कहाँ है तो पुझा नदी पर है और ये केरल में है। यह मंगलम की सहायक एवं भरतपुझा की उप सहायक नदी है। यह बांध 1966 में निर्मित हुआ था। इसको देखिए माला नहर तंत्र की बात करें, देखिए ये इसको हम कैप्टन दिनशाह जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने की पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर कौन थे? तो विश्वेश्वरैया जी थे। बाद में इसे KL राव का नाम भी इनसे जुड़ जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में जल संग्रहण से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। इसका उद्देश्य क्या था? देश भर में जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना इसका प्रमुख कार्य था। ठीक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये आप देखिए 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट होती है। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटर सेट कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे थे। कौन कौन से हैं? तो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम। ये आपके 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुए हैं। चीज़ आपको ध्यान देना है। इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे हम समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है। ठीक, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ जो हैं देखिए कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं, सदाबहारी नहीं होती हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब जो है सिंचाई का प्रमुख साधन बनकर निकलते हैं। ठीक है, भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जो है जल संसाधनों की दृष्टि से देखिए प्रमुख राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, पंजाब हो गए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण आप देखिए नलकूप 74.6%, नहर से 15.2% और कुआं से 8.8% है। ठीक, नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपके यहाँ पे प्रश्न कोश स्टार्ट हो गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट, इन्हें ध्यान देना है आपको। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? तो पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो ये आपको ध्यान देना, कृष्णा और गोदावरी से संबंधित कौन सी पट्टी सीमा परियोजना। ठीक, इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये कहा पूछा गया है। तो इस पर देखिए घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक बिल्कुल सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात बिल्कुल सही है। नीरा नहर परियोजना ये महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। जवाई परियोजना आपके तमिलनाडु नहीं बल्कि आपके राजस्थान में है। और ये लूनी की सहायक नदी है, जवाई नदी से संबंधित, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है।
प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी, बिल्कुल सही बात। तो आपका ये ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देश का लगभग 1/3 क्षेत्र है जो वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा करती है, तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है, बिल्कुल गलत बात है, ये नलकूप होगा। ठीक, और कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, ये भी आपका क्या है, ये सही है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% है, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यही कथन आपका गलत है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशांत सर्वाधिक है? तो ये आपको ध्यान देना क्या हो जाएगा, हरियाणा। ठीक, हरियाणा देखिए सिंचित क्षेत्र लगभग प्रतिशत में आप देखेंगे कुल एरिया का कितना है, तो 96.91% है। उत्तर प्रदेश का कितना है, 83.17%। ठीक, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको ध्यान देना है, पंजाब है। सर्वाधिक सिंचाई विस्तार की बात हो रही है। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मृदा से उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है, तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, तो क्या बात सही? बिल्कुल गलत बात है। तो 2 गलत हो जाएगा, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। इससे कुछ कृषि क्षेत्र में भौम जल स्तर में को कम होने से रोका जा सकता है, ये भी सही। तो आपका केवल 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित क्या करती है? यह आपकी क्या है, PWP सिंचाई को इंगित करती है। ठीक है, PWP का मतलब क्या है, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सिंचाई जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई को इंगित करती है। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। पिछले 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, तो कहाँ हुआ है? तो ये आपको ध्यान देना है, सरयू पार मैदान में हुआ है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ये आपको ध्यान देना, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक नलकूपों से होती है। किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक, भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब देखिए ये आपको दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन हालांकि आप पूछने जाते हैं, लेकिन आप इसका देखिए सही आंसर 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, याद दिया गया है, देखिए भारत में राज्यों को सिंचाई की उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम यानी ज़्यादा से कम। तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश है आपका ही 4 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 2 और इसके बाद 1। ठीक, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, किसने किया था? तो ये आपको ध्यान देना है, दिनसॉ जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान देना है, इसका सही आंसर सर आर्थर कॉटन हो जाएगा। ठीक, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है कह सकते, ये आपको ध्यान देना है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। लघु में आपकी 2000 हेक्टेयर से कम वाले एरिया में ये लघु सिंचाई परियोजना होती है। मध्यम में 2000 से कितनी होती है? तो 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल में होती है, चीज़ आपको ध्यान देना है। अब बृहद में आपको 10,000 से ऊपर। फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? तो ये है 40,000 क्यूसेक के लगभग। मंगलम सिंचाई परियोजना आपकी कहाँ है? तो ये केरल में है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये आपको ध्यान देना, गंडक नदी से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये कहाँ से? हरिक्य बैराज से है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का, इंदिरा गांधी नहर ये आप देख सकते हैं, ये पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है इससे। हरिक्य बैराज जिसे इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत कहते हैं, किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो 21 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्यास और सतलज, सतलज और ब्यास। यानी राजस्थान या इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो इसको आपको ध्यान देना है, सतलज से निकलती है, सतलज और ब्यास से। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम क्या है? तो ये आपको ध्यान देना है, सतलज नदी पर हरिक्य बैराज से। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है कहाँ से? तो ब्यास और सतलज से। 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 4 इसी में है, तो 1 3 4 आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन जो है ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का सही उपयोग करती है? तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है।
विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर परियोजना कौन सी? तो ये आपको ध्यान देना गंगा नहर है, ठीक है। 1927 में पूर्ण होती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और बीकानेर के तत्कालीन महाराजा थे गंगा सिंह, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। गंगा नहर जो पुरानी नहरों में से एक है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। कब? 1927 में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इनमें देखिए क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, बिल्कुल सही है। भू प्रबंधन का सुधार, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, क्या ये बात सही है? नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती, क्या ये बात सही है? निजाम सागर मंजीरा नदी से निकलती, बिल्कुल सही है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी, बिल्कुल सही। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये घग्गर नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर घग्गर नदी नहीं होती है। इंदिरा गांधी नहर को आप देखेंगे कि इसका उद्गम जो है नर्मदा नदी के उद्गम जो है आपका अमरकंटक के पश्चिमी भाग में होता है, ठीक है। और विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य में भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो ये आपको ध्यान देना है नरौरा बुलंदशहर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये आपको ध्यान देना है त्रिवेणी नहर, इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये आपको ध्यान देना गंडक नदी पर है, ठीक। हरियाली एक योजना है, किसके लिए है? तो ये आपको ध्यान देना बंजर भूमि के विकास के लिए है, ठीक है। हरियाली योजना संबंधित है किससे? तो ये आपको ध्यान देना है जल प्रबंधन से संबंधित है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसको कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? तो मृदा को बह जाने की रोकथाम, बिल्कुल सही है। देश की 12मासी नदियों का मौसमी नदियों से जोड़ना, ये बात गलत है। वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में देखिए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसमें क्या पूछा, कौन सा सही सुमेलित है? तो ये कृषि मंत्रालय, बिल्कुल गलत है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, बिल्कुल गलत है। वर्षा पूरित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, क्या है सही है? तो ये भी बात आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो, यानी कोई भी इसमें सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये देखिए तीनों कार्यक्रम किसके अंतर्गत आते हैं? भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, जिन्हें फरवरी 2009 में लागू किया गया था, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रप्स या ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ है? तो इस पर आपको ध्यान देना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खरपतवार में कमी, ये सही होगा। मृदा लवणता में कमी, क्या बात सही? बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। मृदा पर्दन में कमी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। बकिंघम नहर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कोरोमंडल तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो ये कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग होता है, चीज़ आपको ध्यान देना है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना आपकी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर गंगा बेसिन और यमुना बेसिन दोनों होगा, ठीक। तो बी और सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम अगली वीडियो में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, सिंचाई और नहरें, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।